हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम लोग उस मैथमेटिकल पजल को क्रैक करने वाले हैं जो बीटेक फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सबको थोड़ी डरावनी लगती है, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जैसे ट्रैफिक में गाड़ियों को प्रिडिक्ट करना आसान है, राइट? पर क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आज आपका ये दोस्त आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम लॉजिकली और सिंपली इसको डिराइव करके दिखाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे 5 मेन स्टेप्स होंगे: द जनरल वेव इक्वेशन, फिर डिफरेंशिएटिंग द वेव फंक्शन, उसके बाद कंबाइनिंग द इक्वेशंस, चौथा है द टोटल एनर्जी ट्रिक और आखिर में हमारी फाइनल इक्वेशन एंड समरी। बस ये 5 स्टेप्स और डेरिवेशन आपकी मुट्ठी में। Step 1. The general wave equation. Setting the stage in 3D space. तो देखो, हम नॉर्मली एक 1D वेव इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं जहां पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बिल्कुल एक लोकल ट्रेन की तरह जो अपनी पटरी पर चलती है। लेकिन रियलिटी में एक पार्टिकल किसी 3D रूम में उड़ती हुई मक्खी की तरह होता है। वो x, y और z तीनों एक्सिस में कहीं भी जा सकता है। इसलिए हम y और z टर्म्स को भी ऐड करते हैं, जिससे बनती है हमारी 3D जनरल वेव इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि बार बार ये d2/dx2 dy² dz² लिखना बहुत टायरिंग और फ्रेंकली रेपिटेटिव हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में हम एक बहुत ही स्मार्ट लाइफ हैक यूज करते हैं जिसे कहते हैं डेल ऑपरेटर। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड सिंबल है जो इन तीनों डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स के सम को अकेले ही रिप्रेजेंट कर लेता है। बेसिकली ये ऑपरेटर हमारी लाइफ थोड़ी आसान कर देता है ताकि लंबे इक्वेशंस बार बार लिखने की मेहनत बच जाए। और जब हम अपनी इस 3D इक्वेशन को नए डेल ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। डेल स्क्वायर्ड साई इक्वल्स 1/v² मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारी सबसे प्राइमरी फाउंडेशनल क्लू है। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे यही हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है। Step 2. Differentiating the wave function. Interrogating the math. अब यहां देखिए, यह है हमारा स्टैंडर्ड वेव फंक्शन का फॉर्मूला साई इक्वल्स साइन नॉट e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब एक वैलिड सवाल यह है कि हम इसको टाइम यानी t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 के राइट साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में ही डबल डेरिवेटिव था, तो उसे परफेक्टली मैच करने के लिए हमें इस वाले फंक्शन को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। जब हम इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की पावर रूल के हिसाब से एक कांस्टेंट माइनस आई ओमेगा बाहर ड्रॉप होता है। फिर जब हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक और माइनस आई ओमेगा बाहर आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई² ओमेगा²। और यहां पर सबसे क्रूशियल मैथ रूल आता है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आई² हमेशा -1 होता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है -ओमेगा² और उसके साथ हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन psi वापस जुड़ जाता है। Step 3. Combining the equations. Bringing the clues together. 5 इन इक्वेशंस को मिलाने से पहले मैं आपको एक नए मैथमेटिकल सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम h कट प्रोनाउंस करते हैं। ये बेसिकली h डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ना लंबे फॉर्मूलाज को थोड़ा क्लीन और सिंपल दिखाने के लिए इसका बहुत हेवीली यूज होता है। तो जब ये अचानक से हमारे नेक्स्ट स्टेप में अपीयर हो तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, पहले हमारा ओरिजिनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा का फॉर्मूला था 2πv डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन जब हम इसमें वेवलेंथ की जगह h/p यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपने नए दोस्त h कट का यूज करते हैं तो चीजें कितनी क्लीन हो जाती हैं। नया फॉर्मूला बनता है ओमेगा इज इक्वल टू v/p/h कट। एकदम नीट एंड टाइडी, राइट? तो अब जब हम इस नई ओमेगा की वैल्यू को अपनी पहली इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग मैथ मोमेंट होता है। दोनों साइड के वेलोसिटी स्क्वायर टर्म्स एकदम नीटली कैंसिल आउट हो जाते हैं। और याद रखिए, मोमेंटम यानी p होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम स्क्वायर्ड बन गया m² v², जिससे हमारी नई इक्वेशन बनती है डेल स्क्वायर्ड साई इक्वल्स माइनस साई इंटू m² v² अपॉन h कट स्क्वायर्ड। Step 4. The total energy trick. Removing unwanted variables. अब हमारे पास ये m² v² टर्म एक्स्ट्रा है जिसे हमें हटाना है। पर दोस्तों, ये ट्रिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी 8th ग्रेड वाली अलजेब्रा है। पहले स्टेप में हम अपनी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ mv² प्लस v। दूसरे स्टेप में हम पोटेंशियल एनर्जी v को दूसरी साइड भेजकर काइनेटिक एनर्जी को आइसोलेट कर लेंगे, तो बनेगा
E माइनस वी इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर्ड। अब तीसरा स्टेप, हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या था, m स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड, राइट? तो हम दोनों साइड्स को सिंपल मास m और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बूम, हमारे पास m स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, वो भी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। Step 5. Final equation and summary. The masterpiece. चलिए अपने आखिरी कदम पर चलते हैं। अपनी प्रीवियस इक्वेशन में उस m स्क्वायर्ड वी स्क्वायर की जगह पर ये नई वैल्यू 2m इंटू ई माइनस वी रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम इन वेरिएबल्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके इक्वल टू 0 के फॉर्म में सेट करते हैं, वाला हमारे सामने आती है द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखा आपने कितनी ब्यूटिफुली हमने इस कॉम्प्लेक्स ही लगने वाली इक्वेशन को एकदम लॉजिकली डिराइव कर लिया। अब एग्जाम से पहले दिमाग में इसको सेट करने के लिए चलिए इन 4 की स्टेप्स का एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, हमने 3D जनरल वेव इक्वेशन लिखी और डेल ऑपरेटर लगाया। दूसरा, हमने वेव फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया। तीसरा, उन दोनों को कंबाइन किया, वेलोसिटी टर्म्स कैंसिल आउट किए और h कट को इंट्रोड्यूस किया। और चौथा और आखिरी स्टेप, m स्क्वायर्ड v स्क्वायर्ड को एलिमिनेट करने के लिए अपनी टोटल एनर्जी ट्रिक लगाई। ट्रस्ट मी बीटेक वालों, अगर आप बस ये फ्लो याद रखोगे तो आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स एग्जाम में सॉलिड मार्क्स पक्के हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी सिंपल लगा होगा। फिजिक्स ना उतनी भी डरावनी नहीं होती जब आप उसको स्टेप्स में लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। पर आखिर में जाने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर इस एक इक्वेशन से क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन वेव के रूप में दिखती है, तो क्या एक सिंगल क्वांटम पार्टिकल सच में एक ही वक्त पर यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हो सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।